जय हिंद साथियों। सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है साथियों। इस वीडियो में हम दिल्ली और एनसीआर में जो एयर क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है या बद से बदतर होती जा रही है उसको डिस्कस करेंगे। साथियों, इस पूरे नवंबर आपने न्यूज़पेपर्स को अगर देखा होगा या मीडिया में जो खबरें सुनी होंगी, वहाँ आपने ऐसी न्यूज़ ज़रूर सुनी होंगी कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो 350 के लेवल को पार कर गया, 400 के लेवल को पार कर गया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये कह रही थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक पहुंच गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, दिल्ली गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो गई है और दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 53वें सूर्यकांत जी, इन्होंने एक अपनी इमरजेंसी सिचुएशन या हेल्थ सिचुएशन शेयर की कि वो मॉर्निंग वॉक करके आते हैं और उसके बाद अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है ये और सुर्खियां बटोरता है और कॉमन मास के दिमाग में जाता है कि हाँ यार, ये एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे देश के सामने उभर रहा है। अब इसके कारण क्या हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने दिवाली के आसपास या नवंबर और अक्टूबर में ये देखा होगा कि दिल्ली और एनसीआर में सेम सिनेरियो रहता है। पिछले 5-6 साल से लगातार मैं इसको देखता आ रहा हूँ। आप लोगों ने भी इसको मेजर किया होगा, देखा होगा कि एयर क्वालिटी इस समय अंतराल में बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है, सांस लेने लायक नहीं रहती है। इसके क्या कारण है? एक संभावित कारण बताया जाता है कि चूंकि दिवाली का त्यौहार जाता है, लोग पटाखे चलाते हैं और इस वजह से वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो बद से बदतर हो जाती है। एक कारण ये बताया जाता है साथियों कि पराली जलाई जाती है, चूंकि धान की फसल कट जाती है और उसके बाद जो अवशेष होते हैं उसको किसान जलाते हैं। और दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में ही साथियों पराली किसान ना जलाएं, उसके लिए जीपीएस से निगरानी की जाती है और किसान अगर पराली जलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर फाइन भी लगाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के कारण एज यूजल हैं, पुराने हैं। दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल्स या निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फॉसिल फ्यूल्स का उसी प्रपोर्शन में इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें हैं, NO2, SO2, CO, लेड, NH3 वगैरह का इमिशन भी बढ़ता जा रहा है और उसी अनुपात में वायु की गुणवत्ता खराब होती चली जा रही है। निर्माण गतिविधियां PM10 और PM2.5 के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। सीमेंट वगैरह का जो आप यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो कई हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि पर्यावरणीय परिस्थितियां भी इस समय ऐसी होती हैं कि वो वायु प्रदूषण को ऑटोमेटिकली प्रमोट करती हैं, या ये कह सकते हैं हम लौटते हुए मानसून की स्थिति जब इन और फैक्टर्स के साथ मिल जाती है, हवाओं का मूवमेंट स्लो हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक चैम्बर टाइप का बन जाता है और वायु प्रदूषण इस स्तर तक पहुंच जाता है। ये कुछ उसके पॉसिबल रीजंस हैं साथियों। इसका परिणाम क्या हो रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। आर्टिकल 21 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्वस्थ पर्यावरण हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। साथियों, इसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो श्वसन संबंधी बीमारियां हैं जैसे अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, न केवल इनके केस बढ़ रहे हैं बल्कि इनकी इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब जो पुराने पेशेंट थे उनमें अगर अस्थमा की बीमारी थी और वो अगर दिल्ली और एनसीआर की रीजन में अभी रह रहा है तो उसको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। स्ट्रोक्स के केसेस बढ़ रहे हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। कुल मिलाकर ये एयर पॉल्यूशन आपको हार्ट डिजीज भी पैदा कर रहा है। एक रिपोर्ट थी, वो ये कह रही है साथियों कि दिल्ली में ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 15 से 16 सिगरेट प्रतिदिन पी जाता है। और आप जानते हैं कि स्मोकिंग हार्ट डिजीज के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक उसी तरीके से ये जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ये भी हार्ट डिजीज को बढ़ावा दे रहा है।
और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। एक आँखों की समस्या बहुत लोगों में हो रही है साथियों, आँखों में जलन होना, और PM10 और PM2 ये हमारी कॉर्निया वगैरह को इफेक्टेड कर रहा है। परिणाम स्वरूप आँखों के रोग भी इस एयर पोल्यूशन की वजह से लगातार बढ़ रहे हैं और विजिबिलिटी का चैलेंज तो हो ही रहा है। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट बताता हूँ, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर और लेसेंट काउंटडाउन। ये 24 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 2023 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में लगभग 20 लाख लोग मरे थे और ये विश्व का लगभग 26% थी। पहले नंबर पर इस मामले में चीन था और दूसरे नंबर पर हम थे। और यही रिपोर्ट ये कह रही है कि 2024 में भारत में PM2.5 का जो स्तर था वो WHO की जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है या सीमा है या स्तर है उससे 10 गुना ज़्यादा था। WHO ने ये बताया है कि आप 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एक दिन में अगर PM2.5 ह्यूमन बॉडी में जा रहा है तो वो नुकसानदेह नहीं है। इससे ज़्यादा जा रहा है तो वो लंग कैंसर के या लंग से संबंधित डिजीज़ पैदा कर रहा है। और आप कल्पना करिए, हम 2024 में तो हमारे देश में ये लगभग 10 गुना ज़्यादा था। आप वायु प्रदूषण के स्तर का या उसकी गंभीरता का अंदाज़ा इस रिपोर्ट के आधार पर लगा सकते हैं। आप ये बड़े आसानी से लगा सकते हैं अंदाज कि आने वाले समय में हमारे देश में लंग कैंसर के पेशेंटों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी। और इसीलिए ज़रूरी है कि हेल्थ बेनिफिट या फिर आप इंश्योरेंस का जो दायरा है, इंश्योरेंस में जो नंबर ऑफ अमाउंट मनी दिया जाता है लोगों को, उसको बढ़ाया जाए। साथियों, ये पूरा जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर कर रहे हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को जान लेना भी बेहद ज़रूरी है। साथियों, ये एक इंडेक्स है जो संख्या और रंग का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 500 तक वेरी करती हैं। अगर AQI 0 है तो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, सबसे बेटर स्थिति है। अगर AQI 500 है तो वो सबसे खराब स्थिति है, वर्स्ट एयर क्वालिटी है 500 पर। इसकी कलर रैंक है सबसे अच्छे के लिए 0 और वो हरे रंग से, और जो सबसे खराब स्थिति है उसको डार्क रेड से कलराइज किया गया है साथियों। और एयर क्वालिटी इंडेक्स मैक्सिमम 500 तक मेज़र करता है। ठीक है साथियों, ये कुछ मैंने और थोड़ा सा उसके स्लैब को बता दिया है। 0 से 50 हरा अच्छा है, 51 से 100 पीला है, मध्यम है, या फर्दर देख लीजिएगा। और साथियों, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 पोल्यूटेंट को मेज़र करता है। PM10 हो गया, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3, NH3 और लेड को। साथियों, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तैयार करता है और इसमें टेक्निकल सपोर्ट IIT कानपुर देता है। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है CPCW, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाने में या जारी करने में टेक्निकल सपोर्ट देता है। 8 पॉल्यूटेंट मेज़र करता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितने पॉल्यूटेंट को मेज़र करता है, उसमें पूछा जा सकता है गैस कितनी है, या और कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथियों, गवर्नमेंट ने इस एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या एफर्ट किए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक नेशनल क्लीन एयर प्लान, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में लॉन्च किया था। इसका टारगेट था जो एयर पोल्यूटेंट हैं उनके कंसंट्रेशन को 2024 तक 40% तक कम कर देना। बाद में इस टारगेट को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो एयर पोल्यूटेंट है, कुल मिलाकर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वालों से ही आप एक मोटा अनुमान लगा सकते हैं, इनके कंसंट्रेशन को कम करने की बात हो रही है। जब एयर पोल्यूटेंट के कंसंट्रेशन को आप इन्वायरमेंट से कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन कम होगा, आपकी जो वायु है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। एक साथियों पॉइंट ये है कि BS6 के जो इंजन है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। हम डायरेक्ट BS4 से डायरेक्ट BS6 पे गए हैं। दिल्ली NCR में जो पुराने वाहन हैं जिनमें BS4 इंजन और ईंधन का यूज़ किया जाता था, अब उन
वाहनों को आप दिल्ली और एनसीआर में नहीं ले जा सकते हैं। 25,000 रुपये का आपको फाइन देना पड़ेगा। एक पर्टिकुलरली प्लान था ग्रेडेड रैपिड एक्शन प्लान फॉर दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और एनसीआर रीजन में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए लागू किया था। इसका 3rd वर्जन चल रहा था, 3रा स्तर चल रहा था इसका, और अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई है कि इसको अभी कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। उम्मीद करूँगा साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कुछ और जो आपके कमेंट्स से सुझाव हैं वो दीजिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार के साथ साथ हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है, मौलिक कर्तव्य है, जब मौलिक अधिकार है क्लीन एयर या हेल्दी एनवायरनमेंट, तो उसको आप एक मौलिक कर्तव्य के तौर पे भी लीजिए कि हम भी सरकार का सहयोग करें और नागरिक के स्तर से हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। एक पेड़ लगाएं ज़रूर, और उस पेड़ का संरक्षण ठीक उसी तरीके से करें जैसे आप अपनी जनरेशन का करते हैं, अपने बच्चों का करते हैं। जय हिंद साथियों।